औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स जो कि पीटीबी का हमारा सिलेबस है, इसमें एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का लेक्चर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसकी वजह यह है कि इसमें ये सारे फार्मूला जो है वो यूज़ होने हैं 7.2 में, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आएंगे, मैं साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन के मुताबिक बताता जाऊंगा। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है, क्योंकि इसके बगैर हमारा जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है ना वो कंप्लीट नहीं होती है जी। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है ना वो कहता है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। तो हमें ना स्लोप का पता होना चाहिए कि स्लोप का आया कि फार्मूला क्या होता है और स्लोप क्या होती है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को इधर बताऊं कि इस तरह की हमारे पास स्लाइड जो बनी होती है, उसको ज़ाहिर सी बात है वो स्लाइड जो वो स्लोप होती है। तो वो कहता है कि जब आप ये वाली स्लोप वाला डिस्टेंस कवर करते हो ना, तो आपके पास ये वाली साइड, इसको उसने रन का नाम दिया और इसको राइज का नाम दिया। ठीक है। तो इसके लिए उसने ना हमें यानी स्लोप को उसने डिनोट एम से किया है। ठीक है। अगर मैं आपके पेज की तरफ आऊँ, पेज नंबर 129 पे स्लोप के दो नाम हैं, एक तो इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं और स्लोप भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस एम को उसने यानी जब वो कहता है ये वाला डिस्टेंस आप कवर करते हो ना, तो आप एक तो ये वाला डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं और ये भी, ये दोनों डिस्टेंस कवर करते हैं इसमें। ठीक हो गया। तो इसके लिए उसने ये वाली राइज का नाम दिया और ये वाला रन, और यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि एम मतलब स्लोप, राइज ओवर रन। ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल में मज़ीद आगे लिखूं तो राइज जो है ये हमारे पास वर्टिकली जो लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है एक्स एक्सिस। तो इसको वाई ओवर एक्स लिखेंगे। तो वाई के लिए हमारे पास दो पॉइंट होंगे, y2 माइनस y1, और x के लिए मेरे पास दो पॉइंट होंगे x2 माइनस x1। इस वाले फार्मूले को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद है इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन 128 पे उसने ना बनाया हुआ है। एक तो ये कहता है कि काउंटर क्लॉकवाइज होता है ये। अगर मैं इधर थोड़ी सी इसकी वजाहत करूं कि अगर मैं इस तरह का एंगल बनाता हूं ना इसमें, तो ये मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। अब घड़ी जो हमारे पास होती है ना वो इस तरह होती है कि घड़ी हमारी ऐसे चलती है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज। और इसने इधर लिखा हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज के मुखालिफ समत में जो है वो घूम रही है। तो जो इंक्लिनेशन होगा ना वो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो भी मेरा एंगल इधर आएगा उसके लिए, इसको भी स्लोप के लिए ही फार्मूला जो है m इक्वल टू tan अल्फ़ा यूज़ करते हैं। अल्फ़ा का मतलब है ये वाला एंगल, अल्फ़ा इसको कहते हैं और इसको थीटा भी कहते हैं। दोनों इसको अल्फ़ा भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं। तो इंक्लिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि फार्मूला मेरा स्लोप का ही है, लेकिन इसके लिए tan अल्फ़ा हम यूज़ करेंगे और एंगल फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो इधर मैंने बनाया है। तो अगर तो मेरे पास ये इसका जो आंस है, आपको पता है कि अगर मेरे पास नंबर्स इस तरह घूम रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ये 90 फिर प्लस का होता है, इधर आके 180 का हो जाता है, इधर 270, सारे प्लस के नंबर होते हैं। अगर मेरे पास कोई आंस इंक्लिनेशन में माइनस में आता है, तो माइनस में आप लोगों को मैंने पीछे भी लेक्चर्स दिए हुए हैं, खैर इधर भी आप लोगों को वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अगर मैं मुखालिफ समत में ऐसे घूम रहा हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज मैं एंगल फाइंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास माइनस में कोई ना कोई रकम आएगी। माइनस में लगा लें आप 70, 75 ऐसे करके। तो माइनस में जो नंबर मेरे पास आ जाएंगे वो मेरे पास होगा क्लॉकवाइज। तो हम अगेन से, क्योंकि इस वाले इंक्लिनेशन फाइंड करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी मेरे पास एंगल आएगा ना वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, एंटी
एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज नहीं होगा। खैर जब हम इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो मैं फिर से आपको फार्मूले में लेके आऊँगा ताकि आपको लोगों को बात समझ आए, ठीक है। तीसरा इसमें मैंने लिखा लाइन इज़ अ हॉरिजॉन्टल इफ़ m इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज़ हमने जो है इधर पढ़ी हुई है पेज नंबर 130 पे कि अगर तो मेरे पास लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। अगर तो लाइन सीधी है, स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो स्लोप होती है वो ज़ीरो हो जाती है। याद रखिएगा, उसकी वजह ये होती है कि अगर आप कहीं पे गए हैं, पार्क में गए हैं, तो वहाँ पे आपने जो है वो स्लोप देखी है, स्लाइड लेनी है, आपने स्लाइड करना है, तो स्लाइड करते हुए अगर तो मेरे पास ऐसे सीधा एक टेबल बना हुआ है स्ट्रेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो उसके ऊपर स्लाइड जो होती है ना वो होती नहीं है, आप उसके ऊपर स्लिप नहीं लगा सकते, इसके ऊपर जो स्लोप है ना वो ज़ीरो होगी, ठीक है, इसलिए कि इसके ऊपर स्लाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो जब भी मेरे पास वो हॉरिजॉन्टल कोई पॉइंट देगा, जैसे ये 2 पॉइंट है वो हमें देता है, तो इसमें जो मेरी स्लोप होगी ना वो मेरी ज़ीरो होगी। और तीसरा चौथा है लाइन इज़ अ वर्टिकल। तो वर्टिकल जो होती है लाइन वो किस तरह से होती है, जैसे मैंने ये वाली लाइन लगाई हुई है सीधी, ऐसे वर्टिकली लाइन होती है, तो इसके ऊपर भी जो स्लाइड है ना वो डिफाइंड ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसने लिखा कि m इज़ नॉट डिफाइंड, कि उसको हम यानी कि देखें अब ये स्ट्रेट है, एक कॉलम लगा लें आप ऐसे, तो इसके ऊपर हम स्लाइड कर सकते हैं, स्लिप ये तो कॉलम बंदा गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है, को उसको डिफाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम जिसको डिफाइंड नहीं ना कर सकते उसके लिए इन्फिनिटी यूज़ करते हैं, इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है ये वाला, और यहाँ फिर उसको 1/0 लिखेंगे। याद रखिएगा कि जब भी मेरी कोई लाइन है वो वर्टिकली आ जाएगी तो उसकी जो स्लोप होगी ना वो 1/0 होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, पॉइंट स्लोप। अब 1 पॉइंट स्लोप हमें बाज़ का तो वो ऐसा करेगा कि एक पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मैं, चूँकि मेरे पास जो भी पॉइंट होगा ना वो 2 होंगे, यानी x भी होगा y भी होगा, तो अगर मैं इधर लिखूँ x और y, एक पॉइंट उसने हमें इस तरह का दिया होगा कोई भी 3 और 5, तो इसकी जो स्लोप, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे ना पॉइंट का फार्मूला, यानी स्लोप फाइंड करने के लिए या फिर इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये वाला फार्मूला होगा y। वैसे तो इक्वेशन बनाने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है y माइनस y1 mx माइनस x1। ये फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है अच्छे से ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है इजी लगे, ठीक है। जब भी वो कहेगा कि इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन सब लोगों को पता होगा कि इक्वेशन जो है वो क्या होती है, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे ये मैं इधर लिख देता हूँ x + 3 = 1, ये पूरी शक्ल जो है ये इक्वेशन होती है। तो जब भी हमें वो कहेगा ना कि इक्वेशन बनाएं आप, तो हमें और हमें एक पॉइंट दे दिया गया हो, जैसे मैंने अभी इधर 1 और 2 लिखा था, तो उसमें क्या होगा कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 2 पॉइंट स्लोप वाले फार्मूला होगा, 2 पॉइंट उसमें दिए होंगे, यानी कि जैसे 2 पॉइंट है, इधर 2 और 3 है, और दूसरा पॉइंट उसने हमें दिया होगा 5 और 7, 6 लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें। तो ये अगर 2 पॉइंट उसने दिए हुए हैं तो और हमें कहे कि इक्वेशन बनाएं, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। याद रखिएगा, इसको याद करना है ज़बानी आप लोगों ने, इसलिए मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा जी, इसके बाद हमें ना लाइन पैरेलल लाइन देगा। वो पैरेलल लाइन आप लोगों को पता है, हमने 2-3 क्लासेस में सीखा है कि पैरेलल ऐसे जो ट्रेन की पटरी होती है उसको पैरेलल लाइन कहते हैं, जो आगे जाके कहीं पे मिलती नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ये पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। इसके लिए पहली लाइन के लिए m1 और m2 होता है। फार्मूला क्या होगा इसका, पैरेलल लाइन के लिए m1 और m2 हमने फाइंड स्लोप ही करनी होगी, तो उसमें 2 लाइनें, चूँकि ये स्लोप जो है वो लाइन की है, ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ हमने याद रखनी है कि अगर पैरेलल की बात करता है, पैरेलल मतलब बराबर, ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला है m1 और m2 होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आ गया 2 पॉइंट इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट उसने दे दिए और वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में 2 उसने पॉइंट दिए होंगे, इंटरसेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स वाली लाइन पे होगा, ये जैसे ये वाला है तो इस पे होगा, और हमें कहेगा कि इक्वेशन बनाएं। तो जब भी इक्वेशन कहेगा तो हमने, और 2 पॉइंट उसने हमें जो है वो इंटरसेप्ट कर रहे हो, एक्स एक्सिस भी हो और वाई एक्सिस भी हो, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट भी हो, वाई इंटरसेप्ट भी हो गए, हमारे पास डाटा दिया होगा, उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। फिर आ जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, और ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आगे वाले क्वेश्चन जो है 9, 10, 11 वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़रूरी है इसको। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट का, ठीक है ना। अच्छे से इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। इसी तरह नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन वगैरह बनानी होती है हमने, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। तो उसके लिए एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, ये देखिए मैंने नीचे शक्ल बनाई हुई है इसकी, कि अगर मेरे पास एक लाइन ऐसे गुजर रही है और दूसरी लाइन ऐसे, ये परपेंडिकुलर लाइन में भी हमने 2 क्लासेस में सीखा। खैर, तो ये जो लाइन जो उल्टा टी लगा लें आप, तो इसमें जो 90 का एंगल, एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए हैं ना, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके लिए फार्मूला हम ये याद करेंगे कि M1 M2 इक्वल टू -1, ये याद रखनी है चीज़ें। बाकी चीज़ें अगर जो भी आप लोगों को बताना होगा इंशाल्लाह मैं आगे क्वेश्चन के साथ बताता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता फाइंड दी स्लोप एंड इंक्लिनेशन, ठीक है। एक तो स्लोप फाइंड करनी है, जो मैंने आप लोगों को इधर फार्मूला बताया पीछे कॉन्सेप्ट में, और इंक्लिनेशन इधर लिखें, इंक्लिनेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमने एंगल फाइंड करना है जो अल्फ़ा है। तो उसके लिए फार्मूला है m इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू m, ठीक है। अब देखें इसको हम सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। y2 देखें मेरे पास 11 है माइनस y1 मेरे पास है 4, इसी तरह x2 देखें 5 और x1 है -2, ठीक हो गया। तो -11 में से 4 निकाल दें 7, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 7, ठीक है। देखें 7 से 7 कट हो जाएगा, तो मेरे पास 1 स्लोप आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास स्लोप आ गई। अब इसी को यूज़ करते हुए हमने इंक्लिनेशन फाइंड कर लेना है। तो देखें m इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो इसको मैंने तरतीब दे दिया, इसको और भी लिख सकते हैं कि ये सीधा करके इसलिए लिखा कि मुझे ये वाली एंगल चाहिए। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें अल्फ़ा इक्वल टू ये tan है ना, tan मेरे पास जो स्लोप आई है ना वो मेरे पास है 1, तो इधर मैं इसको 1 लिख लूँगा, बल्कि एक स्टेप डाल ही देता हूँ इधर tan। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इधर रखेंगे तो tan दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगर इधर देखें ना, इसकी जो पावर है ना वो प्लस में 1 है tan की, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/tan, और इसके ऊपर +1 है। जब मैं इसको फ्रैक्शन ख़त्म करूंगा तो tan -1 हो जाएगा। इसलिए जब भी tan दूसरी साइड पे जाता है तो वो इन्वर्स हो जाता है, और ब्रैकेट में यहाँ पे 1। तो अल्फ़ा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए tan जो है मेरे पास इन्वर्स आप लें कैलकुलेटर पे, शिफ्ट दबाएं tan, और 1 मेरे पास आ जाएगा 45। तो ये मेरे पास एंगल आ गया, ठीक है, और इधर से स्लोप 1 आ गई। मेरा क्वेश्चन सोल्व। अच्छा जी, इसकी अब ये क्वेश्चन 2 है, पार्ट 2 मतलब। तो इसमें देखें ये x1 है, ये y1, और ये x2 और ये y2, ठीक हो गया। हमने स्लोप का फार्मूला लगाना है, m इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1 इक्वल टू, अब y2 देखिए मेरे पास क्या चीज़ है 7, बस वैल्यू पुट करते हुए ध्यान रखनी है, ये -2 है। तो ये चीज़ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, साइन की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्वेश्चन इतने आसान है कि आप इजीली करते जाएंगे। 2 और x1 देखें 3 है तो मैंने 3 ही लिखा। m इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 हो जाएगा,
और इधर देखिए मेरे पास प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाल दें तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इक्वल टू माइनस, आपको पता है कि नीचे बटे में 1 नहीं लिखते, तो -9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास स्लोप आ गई। अब हम निकालेंगे इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन के फार्मूले में m इसको तरतीब से ही लिख लें कि tan अल्फ़ा इक्वल टू m। अच्छा, अब tan अल्फ़ा m मेरे पास देखें माइनस का 9 आया है, tan उस साइड पे ले जाएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा और -9, ठीक हो गया। तो कैलकुलेटर पे आप इसको लिखेंगे तो आपके पास tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 83.66, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेटर पे लेंगे। उसकी वजह ये है कि इधर माइनस है तो ज़ाहिर सी बात है इसका इंक्लिनेशन जो है वो माइनस में आ जाएगा। अब ये वाला कुछ बच्चे आंस इधर छोड़ देते हैं, ऐसी बात ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। ये देखें, अब मैंने एक चीज़ इंक्लिनेशन में एक बात समझाई थी आप लोगों को कि इंक्लिनेशन जब फाइंड करते हैं ना वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है ऐसे करके। अब ये जो 83 है ना ये इधर कहीं पे आना चाहिए था ऐसे, क्योंकि वो इधर से यानी ऐसे जो है वो सफ़र नहीं कर रहा, इसको होना चाहिए था इस साइड पे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये माइनस में आया है तो वो इस साइड पे ऐसे जो है वो क्रॉस कर रहा है। ये -83 इधर कहीं पे आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है तो ये -90 ये वाला हो जाता है, फिर -180 हो जाता है, ठीक है ना, जब वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इधर हमारे पास अल्फ़ा है और ये चीज़ प्लस में बनाएंगे इसे। हमने जो शर्त है ना इंक्लिनेशन की वो हमने याद रखनी है कि इसको प्लस का बनाना है, माइनस में इंक्लिनेशन नहीं होता। क्योंकि ये देखें मैंने उधर बात बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं प्लस में करने के लिए ना ऐसा करूँगा। अब देखें ये सफ़र कहाँ से कहाँ तक करना है, इधर तक। अगर मैं इसको देखूँ ना इधर से इधर और इधर कहीं पे एंगल जो है वो इधर आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ ना तो इक्वल टू 180 माइनस 83.66, ठीक है। इसको आप 180 में से माइनस कर देंगे 83 को, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट जो है वो स्ट्रेट एंगल 180 का बनता है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू 96.34 डिग्री प्लस में। ये देखिए प्लस में बनाने के लिए याद रखिएगा उसकी जो शर्त है वो हमने नहीं भूलनी है, इसलिए मैं इसको उसमें से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 180 में से। पार्ट 3 इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें भी वही काम हमने करना है। ये x1 है, ये y1, ये x2 y2, ठीक है। स्लोप का फार्मूला हम लगाएंगे, स्लोप फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो स्लोप के लिए m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो m इक्वल टू y2 देखिए मेरे पास है 8 और y1 मेरे पास है 6, इसी तरह x2 है 4 और x1 है वो भी 4 है, ठीक है। दोनों ही 4 4 आ गए हैं। तो m इक्वल टू, अब देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट हो गया तो ऊपर वाले में जो कुछ भी आ जाएगा यानी कि 2 आ रहा है और डिवाइड 0 करें ना तो इसका आंसर एरर आएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट जो है मैथ एरर देगा, तो उसको हम ना इन्फिनिटी से ऐसे शो करते हैं। जब भी एरर आता है 2 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ 0 को 2 से या किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन 2 को डिवाइड नहीं कर सकते। ये मेरे पास स्लोप आ गई है कि m इक्वल टू, यानी नीचे लिख देता हूँ इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने इंक्लिनेशन निकालना है। तो इंक्लिनेशन का फार्मूला फिर से वो tan अल्फ़ा इक्वल टू m, tan अल्फ़ा इक्वल टू m क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा और इधर आ जाएगा इन्फिनिटी। अब आप लोगों को अगर याद हो, अभी ये कैलकुलेटर तो नहीं होगा आपसे, तो वो याद है आप लोगों को 6 वाले चैप्टर में हमने ये टेबल सीखा
साइन ज़ीरो, कोस ज़ीरो, टैन ज़ीरो, ये वाला टेबल हमने सीखा था। तो वहाँ पे ना मेरे पास जो टैन इन्फिनिटी था ना वो 90 आता था। 90 के सामने मेरे पास जो टैन था ना जो टैन 90 इन्फिनिटी आता है। अब यहाँ पे इन्वर्स है, तो टैन इन्वर्स इन्फिनिटी जो होता है ना अल्फ़ा इक्वल टू वो 90 होता है इस टेबल के मुताबिक। अगर टैन 90 दबाएंगे ना तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ बनाता हूँ तो मेरे पास जो है वो 90 आ जाएगा, इसलिए एंगल अल्फ़ा जो है मेरे पास 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखिएगा उसने स्लोप फाइंड करने को ही कहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट में वो ये बात कर रहा है कि बाय मीन ऑफ अ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। वो कहते हैं कि ये एक सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऐसे स्लोप होती है। एक पॉइंट मेरे पास इधर है, एक इधर है और एक इधर, उसकी शर्त के मुताबिक। पता नहीं है अब इधर है कि नहीं, उसने कहा साबित करें, शो दैट, ठीक है। ये ए लगा लें, ये बी लगा लें और ये सी लगा लें, स्लोप तो ऐसी होती है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, ए से बी तक की स्लोप पहले निकाल लूँगा, फिर बी से सी तक की। तो ये तब सेम लाइन में होंगे जब इन दोनों के आंसर, फर्ज करें इधर से इधर तक मेरे पास 2 आंसर आता है ना, बी से सी तक भी मेरे पास 2 आंसर आना चाहिए, तो साबित हो जाएगा, शो दैट हो जाएगा कि ये जो है एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन पर पड़े हुए हैं। खैर, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2 स्लोप, इसका मतलब है मुझे 2 स्लोप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इधर लाइन M1 इधर निकाल लूँगा और एक M2 इधर निकाल लूँगा। अब देखते हैं कहाँ से इसका क्या आता है, ठीक है। M1 के लिए हम पता क्या करेंगे, A -1 -3 और B 1 और 5, और M2 के लिए मैं क्या करूँगा, B 1 और 5 और C 2 और 9, ठीक हो गया। अब ये याद रखनी है बात, ये x1 है, ये y1 और ये x2, ये y2। तो स्लोप का फार्मूला आप लोगों को याद है, M1 लिख लेना है साथ में आपने, ठीक है। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 देखिए मेरे पास है 5 और y1 माइनस का 3, इसी तरह x2 है 1 और x1 है वो भी -1 है। तो ब्रैकेट में लिखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट में लिखते हैं कि वैसे लिखते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, इस वाला माइनस इधर डाल देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 8 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये इसके साथ कट करें तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो देखें मेरे पास जो M1 है ना वो प्लस का 4 आ गया। अब देखते हैं दूसरे का आंसर क्या आता है, वो भी 4 आना चाहिए। अच्छा जी, फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y, ये देखें ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। देखें y2 मेरे पास है 9 और y1 5, इसी तरह x2 है मेरे पास 2 और x1 है 1, ठीक है। 9 में से 5 निकाल दें 4, 2 में से 1 निकाल दें 1। अब नीचे 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो M2 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4। तो देखें इधर तक मेरा क्वेश्चन सोल्व। नीचे आप लिख सकते हैं M1 इक्वल टू M2, बस ये मेरा आंसर आ गया। उसको बता दें हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, नीचे लिख दें हैंस प्रूव्ड। अच्छा जी, दूसरा पार्ट करेंगे, इसमें भी हम 2 स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो M1 सॉरी यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं पहले P और Q का। P मेरे पास है 4 और -5, Q मेरे पास है 7 और 5, इसी तरह इधर से Q मेरे पास है 7 और 5 और R आया 10 और 15, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला M1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 देखिए मेरे पास ये x2 है, ये y2, इधर x1 है, ये y1। तो y2 है 5
और y1 मेरे पास है -5। ठीक है, याद रखिएगा, ये ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी है आप लोगों ने। 7 और -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 और 5 10 हो जाएगा, तो 7 में से 4 निकाल दें 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10/3 मेरे पास स्लोप 1 आ गई है। ठीक है, और इधर देख लेते हैं अब m2, ये मेरे पास है m2, इसको 2 लिखिएगा आप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू, तो y2 x1 y1 x2 y2, तो y2 है 15 y1 5 और x2 है 10 और x1 है 7। 15 में से 5 निकाल दें तो 10 आ जाएगा, 10 में से 7 निकाल दें 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इधर भी 10/3, इधर भी 10/3 आ गया, तो मेरे पास m2 भी वो सेम आ गया। तो एंड पे लिखें हैंस प्रूव्ड m1 इक्वल टू m2 है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 3 है। तो सॉल्यूशन अब फिर से वही काम, इसने कहा कि सेम लाइन में हमने बताना है, तो बिल्कुल इजी है। m1 और m2 निकालेंगे, तो m1 इक्वल टू y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2। अब देखें मैंने बताया, अब मैंने फिर से वैल्यू नहीं लिखी, तो पहले हमने इधर ये 2 वैल्यू लिख लेनी है और इधर मैंने लिख लेना है m3 और 8 n 10 और 10। ठीक है, ये x1 है y1 x2 y2। ठीक है, और इधर मैंने ये 2 चीज़ें लिख लेनी है, ये x1 है, ये y1, ये x2 y2 जी। तो y2 देखिए मेरे पास 8 है, y1 देखिए मेरे पास 6, 3 और माइनस का 4। ठीक है जी, इक्वल टू 8 में से 6 निकाल दें, मेरे पास आ जाएगा 2, और ये माइनस 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 प्लस 3 और 7 और 3 और 4 7, तो ये मेरे पास 2/7 m1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको कर लेते हैं m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 मेरे पास है 10, y1 8, x2 10 और x1 3। ठीक है जी, 10 में से 8 निकाल दें 2, 10 में से 3 निकाल दें 7। तो देखिएगा इधर m1 है, ये मेरे पास m2 सेम आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड m1 इक्वल टू m2। इसको सोल्व कर लेते हैं जी। और 2 हिस्सों में सोल्व करना है m1। अब यहाँ पे मेरे पास जो x है ना, a 2b और y है मेरे पास c और a प्लस b। ठीक है, इसी तरह दूसरे में मेरे पास y c और a प्लस b, z मेरे पास है 2c माइनस a और 2a। m1 हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, m1 में मेरे पास है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 देखिए मेरे पास, अब इसको लिख लेना है x1 y1 x2 y2 जी। तो y2 है मेरे पास a प्लस b। ये देखें मैंने टेस्ट चेक किए हैं, बच्चों ने सिर्फ a लिखा हुआ है या b लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी रकम, इस कोमे के बाद ये वाली पूरी रकम हमारे पास y2 है, याद रखिएगा। ठीक है, माइनस y1 में मेरे पास है 2b। नीचे देख लेते हैं x2 c है और माइनस x1 मेरे पास है वो a है इक्वल टू में। अब देखें इधर से माइनस करते हैं तो a माइनस 2b, इसमें 1b निकाल देते हैं, तो मेरे पास a माइनस
b आ जाएगा, इधर से a माइनस बी, क्योंकि 2 में से 1b निकाल दें तो मेरे पास 1b बच जाता है यहाँ पे, और वो 1 हम लिखते नहीं है, वैसे लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ लिखते नहीं हैं। तो नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, आगे ये सॉल्व नहीं होता, इसका यही आंसर है। ठीक है, ये मेरे पास आया है m1। अब इधर भी मेरे पास यही चीज़ आनी चाहिए। अब देखते हैं ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 देखिए मेरे पास इधर लिख लेना है x1 y1 x2 y2। तो y2 में मेरे पास है 2a, ये देखें 2a, ठीक है, यहाँ पे देखें ये 2a है। अच्छा जी, और माइनस y1 में मेरे पास है a प्लस b। देखें बाहर माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि इधर है a प्लस b, तो मैंने ब्रैकेट डाल दिए ताकि वो साइन उसको चेंज करें नेक्स्ट स्टेप में। तो x2 मेरे पास है 2c माइनस a, ये पूरा का पूरा मेरे पास जो है वो x2 है, और x1 मेरे पास है माइनस c। ठीक हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 2a माइनस b, नीचे मेरे पास है 2c है, ये 1c है। ठीक है, लेकिन लिखते नहीं, आपको पता है अलजबरे में 1 नहीं लिखते, तो 2c में से 1c निकाल दें तो c और माइनस a, ये वाला a वैसे का वैसा। ऊपर देखिए 2a है और ये मेरे पास माइनस का a है, तो 2a में से 1a निकाल दें तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस b के साथ कुछ भी नहीं है, c माइनस a। तो देखें ज़रा a माइनस b c माइनस a आ गया। तो इधर लिखें हैंस प्रूव्ड कि m1 इक्वल टू m2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड दी के, वो कहता है कि आपने के फाइंड करना है, जबकि मैंने ए बी सी और डी आपको दे दिया। देखें ए और बी देने के बाद ना उसने ये कहा है कि एंड लाइन ज्वाइनिंग सी और डी, 2 लाइनें हैं, और नीचे उसने ये भी कहा कि पार्ट 1 में वो कहता मुझे पैरेलल बताएं और परपेंडिकुलर बताएं। तो मैंने याद है आपको कि मैंने पीछे क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था स्टार्टिंग में, जिसने लेक्चर लिया उसको बात समझ आएगी कि पैरेलल में ये होता है कि 2 लाइनें यानी 2 स्लोप्स m1 और m2 एक ही लाइन में, जैसे स्लोप चूँकि ऐसे होती है और दूसरी इस तरह से जा रही है, एक ही लाइन में जो है वो जा रही है बिल्कुल सीधी, जैसे पटरी होती है ट्रेन की। तो ये m1 और m2 होगा, इसमें हम इक्वल रख के पैरेलल के लिए k की वैल्यू निकाल लेंगे, असल में k निकालना है। परपेंडिकुलर के लिए मैंने बताया था कि प्रोडक्ट 2 स्लोप m1 और m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक हो गया, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं आया कि। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मुझे चूँकि m1 और m2 है तो मुझे 2 स्लोप निकालनी पड़ेगी। पहले वाली लाइन ये है, ए बी वाली जो लाइन है ना, वो इधर से इधर तक ये मेरे पास पहली लाइन है। फिर उसने कहा ज्वाइनिंग कर रही है, तो ये एक लाइन है दूसरी वाली। ठीक है, अब ये देखना है कि ये परपेंडिकुलर है कि जहाँ पैरेलल है, तो ये सवाल सोल्व करेंगे, उसकी मदद से हमने निकालना असल में k की वैल्यू है। ठीक है, तो देखते हैं जी, स्लोप हम निकालते हैं पहले m1। ठीक है, इसके लिए मैं ये 2 रखूँगा और m2 के लिए ये 2 चीज़ें होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, m2 ये मेरे पास x1 y1 x2 y2, इसी तरह x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, इक्वल टू y2 मेरे पास देखें इधर -6 है, माइनस y1 है मेरे पास 3। इसी तरह इधर देखें मेरे पास x2 k और x1 मेरे पास है 7, -7 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 और k -7, देखिए मेरे पास ये m1 आ गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद दूसरी स्लोप निकाल लेते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे मज़ीद।
तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 मेरे पास 4 और ये y1 x2 है -6 और -4, ठीक है जी। माइनस का 1 ओवर इधर आ जाता है माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 निकाल दें, माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 इक्वल टू 1/2। देखिए असल में उसने जो मुझसे सवाल किया है ना, वो कहा है कि आप k की वैल्यू निकालें। तो इसके लिए पैरेलल, पहले मैं पैरेलल कर लेता हूँ कि पैरेलल फाइंड कैसे करेंगे। तो पॉइंट 1 लिखें पैरेलल, ठीक है। इसके लिए फार्मूला है m1 इक्वल टू m2। तो m1 देखिए मेरे पास आया है -9 ओवर k - 7 इक्वल टू, और m2 है 1/2, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसकी मदद से मैं k की वैल्यू निकाल लूँगा। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और इसको ऐसे, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो k - 7 वैसे का वैसे ही आ गया। आपको पता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैसे का वैसे ही आ जाता है। 9 को 2 के साथ किया -9 × 2, तो k - 7 इक्वल टू 9 2s are 18 माइनस का 18, ये 7 इधर माइनस का है, उठा के उधर ले जाएं क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए, -18 और +7, तो k इक्वल टू 18 में से 7 निकाल दें तो -11 मेरे पास k आ जाता है, ठीक हो गया। ये था मेरे पास -11 जो है ना, ये है पैरेलल के लिए। अब हम निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर के लिए। तो चूंकि इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप इसी के नीचे जो है वो करेंगे। तो इधर देखिए मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर है तो फार्मूला क्या बताया, इधर आप लिख भी सकते हैं, वी नो दैट, अगर लिखना है, अगर नहीं लिखते हैं कोई भी इसमें इशू नहीं है, इक्वल टू -1, ये है परपेंडिकुलर का फार्मूला। तो m1 मेरे पास देखें क्या आया है, -9 ओवर k - 7 ब्रैकेट, m2 है 1/2 और इक्वल टू में -1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। खैर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इक्वल का होना ज़रूरी है, इक्वल था तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हम जो है ऐसे हल करेंगे, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, और 2 को इस वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2k - 14 और इक्वल टू में मेरे पास आ जाएगा -1 वैसे का वैसा ही, ठीक हो गया। अब देखें इधर -1 है, इस 1 के नीचे ना मेरे पास अगेन से एक और 1 है, इसको अब करवा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इस -1 को इस वाली रकम से, इस प्लस के 1 को माइनस के 9 से। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, -1 2k - 14 इक्वल टू -9 × 1, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2k माइनस प्लस का 14 इक्वल टू -9, ठीक है। इसको आगे ले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो माइनस का 2k + 14 इक्वल टू -9, ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं, 14 को उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, -2k इक्वल टू -9 माइनस का 14, क्योंकि 14 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, -2k इक्वल टू 9 और 14 कितना हो जाता है 23, माइनस का 23 आ जाएगा, ये माइनस का 2 उस साइड पे ले जाएंगे, k इक्वल टू -23 ओवर माइनस का 2, ये इसके साथ माइनस है। देखिए माइनस से माइनस कट कर दें तो 23/2 मेरे पास परपेंडिकुलर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है यूजिंग स्लोप, यानी स्लोप का फार्मूला यूज़ करते हुए वो कहता है शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी और सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। आपको पता है कि राइट ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल होता है मतलब 90 का एंगल ये वाला होता है, इसको कहते हैं राइट ट्राइंगल। अब ये मेरे पास ए है, ये बी लगा लें या ये बी, आपकी मर्ज़ी है, जो से मर्ज़ी पॉइंट रख लें। वैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि अब उसने ये कहा है कि
इसमें शो करें, साबित करें, शो दैट द ट्राइंगल, कि ये वाली जो ट्राइंगल है ना ये राइट ट्राइंगल है, मतलब कि 90 का एंगल बनाती है, राइट ट्राइंगल है। तो इसको साबित करने के लिए याद है हमने पीछे 7.1 में हम डिस्टेंस निकालते थे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको साबित करते थे। लेकिन चूंकि उसने ये लिखा है यूजिंग स्लोप, तो याद रखिएगा पेपर के अंदर बच्चों को जो चीज़ समझ नहीं आती कि अगर स्लोप लिखा है तो हम स्लोप के मेथड से इसको सोल्व करेंगे। देखें क्या करेंगे, पहले ए से बी तक की स्लोप निकाल लेंगे, फिर बी से सी तक की स्लोप निकाल लेंगे, फिर सी से ए तक की या ए से सी तक की स्लोप निकाल लेंगे। जो मेरे पास स्लोप आ जाएगी उसको कंपेयर करने के लिए अब एक और चीज़ है, वहाँ पे तो हम इक्वल करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, ठीक है। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, चूँकि ये देखिए इधर ये 90 का एंगल बना रही है ये, अब याद करें कि ये सीधी एक स्लोप आ रही है, ये लाइन आ रही है बल्कि, और एक लाइन ये जा रही है, और जिस तरह का एंगल इधर बन रहा है दूसरी तरफ इधर ऐसे ही एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल जो उल्टा टी होता है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो ये किस में होता है, परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर याद रखनी है ये बात कि आया कि मैं कैसे साबित करूंगा कि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में हम ऐसे साबित करते हैं कि अब इसका फार्मूला जो है परपेंडिकुलर का वो है m1 m2 इक्वल टू -1। जब मैं इसकी स्लोप निकाल लूँगा, चूँकि मैंने 3 स्लोप्स निकालनी है, क्योंकि ए से बी, बी से सी और सी से ए, मैंने इसमें से वो 2 स्लोप ले लेनी है जिनको मैं सोल्व करूं तो मेरे पास इधर भी -1 आ जाए और इस साइड पे भी -1 आ जाए। देन हम लिखेंगे हैंस प्रूव द ट्राइंगल इज़ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब करते हैं सवाल को सोल्व, तो देखते हैं आया कि हम कैसे कर रहे हैं। तो पहले मैं जो है इसको सोल्व करते हुए ना, सोल्व मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ए 6 और 1, बी में मेरे पास है 2 और 7, ठीक है। फिर मैं दूसरी दफ़ा बी और सी का जो है वो स्लोप निकालूंगा, 2 और 7, और सी है मेरे पास -6 और -7, ठीक है जी। और तीसरी स्लोप मैं निकालूंगा, इसको मैं उठा देता हूँ, -6 और -7, और ए मेरे पास है 6 और 1। चलें जी, ये स्लोप 3 है, 3 तरह के हमने स्लोप निकालनी है। तो इसको मैं फिर ऐसा करता हूँ कि m1 का नाम दे देता हूँ, और इधर ये भी लिख दें आप ए बी स्लोप m1, ठीक है, y2 - y1 x2 - x1 इक्वल टू y2। अब इसको लिख भी लें इधर y1 y2 x2 y2, तो y2 है मेरे पास 7 और y1 है 1, x2 2 और x1 6 इक्वल टू 7 में से 1 निकाल दें 6 2। अब ये देखें माइनस है, ये प्लस का है, 6 में से 2 निकाल दें 4, लेकिन माइनस का 4 आया, ठीक है। अब ये अभी भी आगे मज़ीद कट होते हैं, ये 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, ये 2 3 टाइम और ये 2 2 टाइम, तो मेरे पास m1 इक्वल टू माइनस का 3/2 आ गया, ठीक है जी। अब स्लोप 2 निकालते हैं, उसको लिखना है BC इक्वल टू m2 y2 - y1 x2 - x1 इक्वल टू y2 x1 y1 x2 y2, तो -7 माइनस y1 मेरे पास 7 है, x2 मेरे पास देखें -6 है, और x1 -2, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 14 ओवर माइनस प्लस, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये दोनों सेम एक टेबल में कट होते हैं, ये 7 2s और ये 4 2s 2 के टेबल में कट होते हैं, इक्वल टू 7/4। ये मेरे पास आ गया जी m2 सेकंड वाली स्लोप। अब थर्ड वाली स्लोप है मेरे पास CA इक्वल टू m3 y2 - y1
x2 माइनस x1 इक्वल टू x1 y1 x2 y2, y2 है 1, y1 माइनस का 7, इसी तरह x2 6 है और x1 है माइनस का 6। ये साइन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, साइन नहीं भूलना आप लोगों ने। इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये प्लस का साइन हो जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 हो जाएगा। अब देखिए मज़ीद ये दोनों एक ही टेबल में कट होते हैं, ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में। ये 4 के टेबल में 2 टाइम, ये 4 के टेबल में 3 टाइम, तो इक्वल टू में 2/3 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास m3। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि ये वाला आंसर देखिए मेरे पास 7/4 आया है। इसमें देखिए मेरे पास m1 में माइनस का 3/2 है, इधर देखिए इधर 2/3 है, रेसिप्रोकल है इसका, तो ये माइनस में है वो प्लस में है। तो इसकी मदद से इधर लिखें 9 m1 m2 इक्वल टू -1। अब हम प्रूव करने लगे हैं कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो m1 में मैं रखूँगा यहाँ पे ये वाली रकम -3/2, और इधर 2 लिखने की बजाय ना आप लिख लें इधर 3। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो m1 में मेरे पास है माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई m3 में मेरे पास है 2/3 इक्वल टू -1। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो देखें 1 1 1 1 बच गया, तो -1/-1, तो प्रूव हो गया। स्टेटमेंट इधर दे दें, मे बी आपको नज़र आ रहा होगा, इधर स्टेटमेंट आगे नीचे देनी है आप लोगों ने कि दी ट्राइंगल इज़ अ राइट ट्राइंगल। ठीक हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखना है कि 2 पेयर ऑफ अ पॉइंट्स आर गिवन। कहते तो 2 पेयर आपको दिए गए हैं, ये एक है और एक ये है। अच्छा, क्या कहता है कि फाइंड द वेदर द लाइन 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड नन। तो हमने उसको ये बताना है कि ये 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, पेयर दिए गए हैं। तो वो कहता है ये बताएं कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों ही नहीं है, नीदर है ये। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। आया कि हमने क्वेश्चन नंबर में भी 2 किया इस तरह का कि सेम लाइन है या नहीं है। तो इसको ना आप लोग सॉल्व करते हुए पहले लेट कर लें कि मेरे पास ये 2 पॉइंट जो है, ये मेरे पास A है 1 और -2, ये B है 2 और 4, ये C है 4 और 1, ये D है 8 और 2। ठीक है, वैसे ही नाम दे लेने हैं, आपकी मर्ज़ी X Y Z कुछ रख लें। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं पहले इसकी स्लोप निकालूंगा, फिर इसकी निकालूंगा। आपको पता है कि पैरेलल फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि पैरेलल का फार्मूला है m1 इक्वल टू m2, 2 लाइन इक्वल एक जा रही हैं। परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इक्वल टू -1 आना ज़रूरी है। तो करके देखेंगे आया कि ये चीज़ आती है, तो हमारा क्वेश्चन पता चल जाएगा कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नॉन है। तो इसकी स्लोप निकालते हैं। m1 इक्वल टू इसके लिए A और B के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1, इसको लाइन लगा लेता हूँ, और x2 y2 जी। तो x2 मेरे पास देखें 4 है, x1 माइनस का 2, इसी तरह x2 2 और x1 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 + 2 ओवर 2 में से 1 निकाल दें 1, तो इक्वल टू m1 मेरे पास आ गया 6। ठीक है, इसमें पुट करके देखेंगे m2। अब m2 निकाल लेते हैं। m2 के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1
y2 2, y1 1, x2 मेरे पास है -8 और x1 4। ठीक है जी, 2 में से 1 निकाल दें 1, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 12, ये मेरे पास m2 आ गया। ठीक है, अब चूंकि पैरेलल के लिए हमने करना है इसको और परपेंडिकुलर के लिए भी, तो इसको लिखें इधर पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में मेरे पास m1 इक्वल टू m2, m1 देखें क्या है 6 और m2 1/-12, तो ये तो एक जैसा आया ही नहीं है, तो इधर लिखें इसको नॉट इक्वल टू। बस इतना से इसका काम कर दें तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो अब देखते हैं, m1 मेरे पास है 6, m2 मेरे पास है -1/12 इक्वल टू -1। तो देखें 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो -1/2 नॉट इक्वल टू -1। देखें इक्वल टू नहीं आया मेरे पास, इस साइड पे -1/2 आ रहा है, उस साइड पे -1 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है पार्ट 1A वाला जो है वो सोल्व हो जाता है। इसका बी पार्ट में फिर से उसने 2 पॉइंट दिए हैं और पूछा हमसे वही है कि आया कि मुझे ये बताएं कि ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या नन है। तो ये पैरेलल होगा, सोल्व करेंगे m1 इक्वल टू m2। इसी तरह सेकंड जो इसका होगा वो परपेंडिकुलर बताना है। जी, तो सबसे पहले ना इसको लेट कर लें आप लोग, a -3 और 4, b 6 और 2, c 4 5, d -2 और -7। लो जी, अब इसको सोल्व करते हैं। तो m1 फाइंड करते हैं, y2 - y1 x2 - x1 इक्वल टू y2 मेरे पास ये x1 है, ये y1, ये x2 y2 है 2, y1 4, x2 6 और x1 माइनस का 3, माइनस का 2, देखें माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो 4 में से 2 निकाल दें, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 और ये 9 आ गया। ये आ गया मेरे पास m1। m2 निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 है -7 -5, x2 -2 -4। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। सेम टेबल में ये 4 3s और ये 4 2s, तो 3/2 मेरे पास m2 आ जाएगा। अब देखें ये सेम नहीं आ रहे, तो मैं इधर अगर लिखता हूँ कि -2/9 नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक हो गया, ये इधर तक हमारा काम हो गया। इसके लिए लिखते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। अब -1 आना चाहिए, तो फिर से अगेन से लिखें -2/9 और m2 के लिए लिखें 3/2। ठीक है जी, अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास -1/3 इक्वल टू -1, तो नॉट इक्वल टू उसमें डैश लगा देंगे, तो इधर तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर कहीं पे मेरा कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।